वेलकम टू डियर स्टूडेंट। आप सभी लोगों को अशोका स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम जो एसएससी जीडी का जो प्रीवियस ईयर पेपर है, जैसे जिसकी परीक्षा तिथि 4/10/2015 को हुआ था, इसके द्वितीय पाली का पेपर है। प्रथम पाली के पेपर का हम सलूशन डाल दिए थे। आप लोगों ने काफी उसको पसंद भी किया। कुछ लड़कों ने उसमें कमेंट किया कि सर ऐसा वीडियो जितने एग्जाम हुए हैं आप कंटिन्यू डालते रहिए ताकि हम लोगों का प्रैक्टिस बेहतर हो सके। तो बच्चों के डिमांड को देखते हुए इसकी सीरीज को हम लोग लास्ट तक एग्जाम तक ले जाएंगे, बीच में इसको रोका नहीं जाएगा। आप जैसे पेपर को करते रहें, कोई भी दिक्कत होता है कमेंट के माध्यम से हमें बताते रहें और जो भी कमियां होगा उसमें हम सुधार करते रहेंगे। और आइए हम जो नेक्स्ट सीरीज हमारा है उसको आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये दिया है, एक लड़का किसी वृत्ताकार पथ की बाहरी और आंतरिक चार दीवारी के साथ चलने में, मतलब ये कोई वृत्ताकार पथ है, इसके बाहरी और आंतरिक, जैसे ये क्या होगा आंतरिक होगा और ये क्या होगा बाहरी होगा। चार दीवारी के साथ चलने में कितना समय लेता है? 20:19 के अनुपात में समय लेता है। यदि पथ की चौड़ाई 5 मीटर है तो आंतरिक व्यास कितना है, ये आपको फाइंड करना है। ये जो पथ की चौड़ाई है, ये चौड़ाई कितनी दी गई है? 5 मीटर दिया है। और यहाँ पे ये आंतरिक व्यास पूछा जा रहा है, मतलब अगर ये सेंटर है तो ये आंतरिक व्यास पूछा जा रहा है। इसको क्या पूछा जा रहा है? आंतरिक व्यास पूछा जा रहा है। यही आपका क्वेश्चन है, यही आपसे पूछा जा रहा है, इसी की लंबाई आपको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम ये देखें, जैसे कि इसको अगर हम शॉर्ट में करते हैं, अगर इसको 10 सेकंड में क्वेश्चन को करते हैं तो कैसे करेंगे? यहां जो समय का अनुपात दिया है 20:19 के अनुपात में समय लेता है। अगर इनका हम अंतर करें तो कितने यूनिट के बराबर हो रहा है? 1 यूनिट के बराबर हो रहा है। और यही 1 यूनिट कितने का डिफरेंस है? 5 मीटर के बराबर है। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया? 5 मीटर हो गया। और आपको कहा जा रहा है जो आंतरिक जो क्या है, जो आंतरिक जो परिधि के अनुसार जब वो व्यक्ति चल रहा है तो समय कितने यूनिट ले रहा है? 19 यूनिट ले रहा है। तो आंतरिक के लिए समय कितने यूनिट ले रहा है? 19 यूनिट ले रहा है। और बाहरी परिधि के लंग चल रहा है तो समय कितना ले रहा है? ये 20 यूनिट ले रहा है। अब चूंकि हमें आंतरिक व्यास फाइंड करना है, इसलिए हम आंतरिक परिधि के अकॉर्डिंग चल रहा है वो समय हम कंसिडर करेंगे। तो 1 यूनिट बराबर क्या है? 5 है। और कितना समय लिया है? 19। तो 19 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 19 × 5 = 95 मीटर आ गया। ये हमने क्या फाइंड किया? आंतरिक त्रिज्या हमने निकाल लिया और ये निकला आंतरिक त्रिज्या निकल गया। और आपको व्यास फाइंड करना है तो व्यास फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? अब आपको मालूम है जब हम त्रिज्या का 2 गुना करते हैं तो व्यास होता है 95 गुणे क्या हो गया? 2 हो गया। 190 मीटर के क्या हो गया? बराबर हो गया। एक तो हमारा आंसर ऐसे शॉर्ट फॉर्म में 10 सेकंड में हम फाइंड कर लेंगे। ये हमारा आंसर हो गया 190 मीटर के बराबर हो गया। एक तो तरीका ये है करने का। दूसरा तरीका हम कॉन्सेप्ट से बता रहे हैं, दूसरा तरीका कैसे कॉन्सेप्ट से करेंगे वो आपको सिखा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, लड़का क्या है? एक ही है, तो इसका मतलब चाल क्या होगा? एक ही होगा। चाल क्या होगा? एक ही होगा। अगर ये त्रिज्या हमने आर मान लिया तो बाहरी त्रिज्या अगर हम फाइंड करें तो बाहरी त्रिज्या क्या होगा? अगर ये आर है और यह आर है तो ये कितना होगा? 5 मीटर होगा। तो बाहरी त्रिज्या कितनी आ गई? आर प्लस क्या हो गया? 5 मीटर आ गया। बाहरी त्रिज्या किसके बराबर हो गया? आर प्लस 5 मीटर के बराबर हो गया। आंतरिक त्रिज्या कितना आ गया? आर मीटर के बराबर हो गया। अब जैसे अगर हम देखें ये किसका रेशियो दिया है? समय का रेशियो दिया है। अब हम क्या करें? आंतरिक परिधि के एलांग चलने में, आंतरिक परिधि के एलांग चलने में कितना समय लगेगा? समय को डिफाइन किया है, समय बराबर दूरी बटे चाल। और आंतरिक परिधि के अकॉर्डिंग जब चलेगा तो दूरी कितना तय करेगा? इसके परिधि के बराबर दूरी तय करेगा। तो क्या होगा? 2πr। अब ये क्या हो गया? 2πr बटे चाल, इसको हमने क्या मान लिया? यस मान लिया, स्पीड यस हो गया।
और फिर बाहरी परिधि के लांग जब वो लड़का चलेगा तो कितनी दूरी तय करेगा, बाहरी परिधि के बराबर दूरी तय करेगा। तो वो क्या होगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। बाहरी परिधि क्या हो जाएगी, रेडियस हमारा r+5 है, बाहरी रेडियस r+5 है, तो ये परिधि किसके बराबर हो गया, 2 पाई r के जगह पे क्या रख देंगे, r+5, 2 पाई r, चाल बराबर समय बराबर ये दूरी हो गया, समय बराबर दूरी बटे चाल क्या है, यस हो गया। इसका हमने रेशियो ले लिया, ये समय का रेशियो निकल गया और यही रेशियो दिया है 20 संबंधी क्या दिया है, 19 दिया है। अब सिंप्लीफाई करेंगे, कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब आप क्या करेंगे, 20 का गुणा इसमें कर देंगे, r है तो ये किसके बराबर हो गया, 20r हो गया, और बराबर 19 का गुणा इसमें करेंगे, r+5 में करेंगे तो 19r हो गया, और फिर यहाँ 5 में करेंगे तो 19 पचे क्या आ गया, 95 आ गया। अब इसको जब इधर ट्रांसफर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, r, और r बराबर कितना आ गया, 95 मीटर के बराबर हो गया। जैसे कि हम आंतरिक त्रिज्या कितना फाइंड कर लिया, 95 मीटर के बराबर हो गया। आपको क्या फाइंड करना है, आंतरिक व्यास फाइंड करना है। तो आपको मालूम है जो व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है। अब 95 का जब 2 गुना करेंगे, 95 गुणे 2 करेंगे, 190 मीटर के बराबर हो गया। एक तो तरीका ये है कॉन्सेप्ट से, लेकिन आप एग्जाम में कैसे करेंगे, एग्जाम में कॉन्सेप्ट से नहीं करेंगे हम, एग्जाम में जो भी हम करेंगे शॉर्ट में करेंगे। जैसा कि मैंने बताया है, मुश्किल से 5 सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा, उस तरीके से करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, नेक्स्ट प्रॉब्लम ये दिया है, एक व्यक्ति 6 सेकंड में धारा के प्रतिकूल दिशा में 700 मीटर की दूरी तय करता है। अब धारा की अगर ये क्या हो, ये प्रतिकूल अगर दिशा हो, इस दिशा में मान लीजिए धारा बह रही है, ये धारा की दिशा है, और ये क्या है, प्रतिकूल दिशा में वो कर क्या रहा है, 750 मीटर की दूरी कितने सेकंड में तय कर रहा है, 600 सेकंड में तय कर रहा है। तो धारा के प्रतिकूल जो चाल होती है उसको बोलते हैं ऊर्ध्व प्रवाह चाल। उसको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्व प्रवाह चाल बोलते हैं, या प्रतिकूल प्रवाह चाल बोलते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी कितना दिया है, 750 मीटर, और समय कितना दिया, 600 सेकंड। अब इस सेकंड को किस में बदल दीजिए, मिनट में। मिनट में बदलेंगे तो इसमें हम किससे डिवाइड करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, तो कितना आ गया, 10 आ गया, 60 दहा में 600 हो गया। अब सिंप्लीफाई किया 10, और ये क्या आ गया, 75 मीटर प्रति मिनट आ गया। ये क्या आ गया, 75 मीटर प्रति मिनट आ गया। अब हम फिर ये कह रहा है और 7.5 मिनट में वापस लौटता है, मतलब 7.5 मिनट में वही दूरी 7.5 मिनट में वापस लौटता है, मतलब धारा की दिशा में 7.5 मिनट में वापस लौटता है। धारा की दिशा में चाल को बोलते हैं अनुप्रवाह चाल। तो अनुप्रवाह चाल क्या हो गया, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी हमारा वही है 750 मीटर, और समय कितना लग रहा है, 7.5 मिनट, 7.5 मिनट का समय लग रहा है। अब दशमलव हटाएंगे, यहाँ पे 0 चला गया। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ गया, 100 आ गया, मतलब अनुप्रवाह चाल 100 मीटर प्रति मिनट आ गया। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो अनुप्रवाह चाल है वो हम निकाल लिए 100 मीटर प्रति मिनट, और ऊर्ध्व प्रवाह चाल क्या है, 75 मीटर प्रति मिनट हो गया। किसी भी व्यक्ति की धारा की दिशा में जो चाल होती है उसको अनुप्रवाह चाल कहते हैं, और धारा के विपरीत दिशा में जो चाल होती है उसको ऊर्ध्व प्रवाह चाल कहते हैं। और हमें अब फाइंड क्या करना है, ये निकालना है शांत जल में उसकी नौका की चालन गति, मतलब किलोमीटर प्रति घंटा में फाइंड करना है। शांत गति में नौका की चाल जो होगी वो कैसे निकालेंगे, उसको निकालने के लिए हम करते क्या हैं, अनुप्रवाह चाल प्लस ऊर्ध्व प्रवाह चाल बटे 2 होता है। शांत जल में किसी भी नौका की जो चाल होगी उसका फार्मूला क्या होता है, अनुप्रवाह प्लस ऊर्ध्व प्रवाह बटे 2, और वही करने जा रहे हैं। तो शांत जल में जो चाल होगी वो क्या होगी, शांत जल में चाल, शांत जल में चाल हो गया अनुप्रवाह प्लस ऊर्ध्व प्रवाह।
100 मीटर और 100, ये 100 मीटर और 75 मीटर जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 175। 175 हो गया, बटे क्या आ गया? 2 आ गया। तो अनुप्रवाह चाल प्लस ऊर्ध्व प्रवाह चाल बटे 2 हो गया। अब ये क्या है? आपसे आंसर पूछा जा रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा जा रहा है, और ये हमने किस में निकाला? मीटर प्रति सेकंड में। आगे जब हम आपको चाल, दूरी और समय जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहां पे आपको समझाएंगे कैसे किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे और मीटर प्रति सेकंड को कैसे किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे। वहां जब चैप्टर हम पढ़ाएंगे तो आपको सिखाएंगे। आपको मालूम है, जैसे अगर हम, होता क्या है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर क्या होता है? मतलब किलोमीटर प्रति घंटा को जब मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो 5/18 से गुणा कर देते हैं। तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर होता है 5/18 मीटर प्रति सेकंड। मतलब अगर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो किससे गुणा करेंगे? 5/18 से करेंगे। अगर मीटर प्रति सेकंड को, तो 1 मीटर प्रति सेकंड बराबर क्या होता है? 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब अगर मीटर प्रति सेकंड को अगर किलोमीटर प्रति घंटा में बदलते हैं तो किससे गुणा करेंगे? 18/5 से करेंगे। तो सबसे पहले जो मीटर प्रति मिनट है इसको बदल लीजिए मीटर प्रति सेकंड में, और मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो किससे गुणा करेंगे? 60 का। ये क्या आ गया? मीटर प्रति सेकंड में आ गया। और मीटर प्रति सेकंड को जब किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो किससे गुणा करेंगे? 18 बटे क्या हो गया? 5 से गुणा कर देंगे। अब सिंप्लीफाई कर लीजिए, अब काटेंगे, अब 5 तिहाई कितना? 15, 5 पचे 25 हो गया, 5 तिहाई 15, 5 पचे 25 हो गया, 6 दहा में 60 हो गया, और 6 त्रिका 18 हो गया। अब सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा क्या? 6 दहा में 60, 6 त्रिका 18 हो गया, 5 तिहाई 15, 5 पचे 25। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा? अब 3 पचे 15, 105 बटे कितना आ गया? 20 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। भाग देने का तरीका क्या होता है? 0 को पहले अलग कर लीजिए, 2 से भाग दे दीजिए, ये 10 हो गया, 2 पचे 10 हो गया। अब यहाँ 2 दूनी 4 हो गया, 2 दूनी कितना हो गया? 4 हो गया। फिर दशमलव बढ़ाया, 2 पचे क्या आ गया? 10 आ गया। अब यहाँ 10 अभी बचा हुआ है, 10 का इसमें भाग देंगे तो कितना आ गया? 5.25 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। यही आपसे पूछा जा रहा है, शांत जल में उसकी नौका की चालन गति किलोमीटर प्रति घंटा में जो होगा वो 5.25 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है, जैसे इसमें कहा जा रहा है, राम ने 60,000 रुपए में एक बाइक खरीदी, उसने 10,000 रुपए नकद भुगतान किया और शेष राशि को 2 वर्ष के बाद 15% साधारण ब्याज पर भुगतान किया। साधारण ब्याज के रूप में उसे कितना अधिक भुगतान करना पड़ा? बाइक कितने की खरीदी जा रही है? बाइक जो है 60,000 की खरीदी जा रही है, और 60,000 में कितना भुगतान तुरंत हो जा रहा है? 60,000 में 10,000 का तुरंत भुगतान हो रहा है। अगर 60,000 में 10,000 का भुगतान हो गया तो कितना भुगतान करना बाकी रह गया? 50,000 रुपए भुगतान करना बाकी रह गया। इसी को आगे भुगतान करना है, लेकिन जो ये इतना शेष जो भुगतान करना है इसी पर ब्याज लगेगा, क्योंकि जब हमने बाइक 60,000 में खरीदा उस समय तुरंत हमने 10,000 क्या किया? चुकता कर दिया, तो 10,000 पे ब्याज तो लगेगा नहीं, जो बचेगा उसी पर ब्याज लगेगा। अब हम 60,000 में क्या किए? 10,000 घटा दिए तो कितना आया? 50,000। और इस 50,000 को हम 15% साधारण ब्याज की दर से कितने वर्ष में चुकाएंगे? 2 वर्ष में चुकाएंगे। अब यही 50,000 रुपए का 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज होगा यही हमें अधिक चुकाना होगा। अब हम क्या करें? अब 50,000 रुपए का साधारण ब्याज फाइंड करें। मूलधन गुणे दर गुणे क्या आ गया? समय आ गया। समय कितना दिया है? 2 वर्ष दिया है, बटे 100 हो गया। सिंप्लीफाई करेंगे, कैंसिल हो गया। अब काट दीजिए, 15 दूने क्या हो गया? 30 हो गया, ये 0, 15 दूना 30 है, 0 हो गया, 15 दूना
15 दूना 30, ये जीरो ऑलरेडी क्या है, एक जीरो है और 2 जीरो ये भी है, 3 जीरो, और फिर ये 3 आ गया तो 15 तिये क्या हो गया, 15 हो गया। मतलब उस व्यक्ति को कितना अधिक चुकता करना पड़ेगा, 15,000 रुपए उसको क्या करना होगा, जितना उसको चुकाना था उससे अधिक भुगतान करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, यदि 510 रुपए को ए, बी और सी के बीच में इस प्रकार विभाजित किया जाए कि ए को बी को मिलने वाले रुपए का 2/3 भाग मिले। ए को कितना मिले, ए को जो मिले बी को मिलने वाले रुपए का 2/3 भाग मिले। ए को कितने रुपए मिले, बी को मिलने वाले रुपए का कितना मिले, 2/3 भाग। मतलब अगर बी को मिलने वाले रुपए का 2/3 भाग कर दें तो वही किसके, ए को मिलने वाले रुपए के क्या होगा, बराबर होगा। अब बी से डिवाइड करेंगे तो ए बाई क्या हो गया, बी बराबर 2/3 आ गया। मतलब ए और बी में रेशियो क्या मिला, ए संबंधे बी बराबर 2/3। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है, ऐसे कहा जा रहा है बी को सी को मिलने वाले रुपयों का 1/4 भाग मिला। बी को जो है सी को मिलने वाले रुपयों का कितना मिला, 1/4 भाग मिला। मतलब सी को जो रुपए मिल रहा है उसका 1/4 कर दें तो बी को मिलने वाला रुपए निकल जाएगा। अब सी को इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, बी बटे सी बराबर 1/4। मतलब बी का मान यहाँ कितना है, 1 है, और यहाँ पर सी का मान क्या है, 4 है। यहाँ पर क्या है, बी का मान 2 है और यहाँ ए का मान 2 है और बी का मान क्या है, 3 है। आप चाहें तो इस क्वेश्चन को यहीं से क्लियर कर सकते हैं। बी का भाग यहाँ पर 3 है और बी का भाग यहाँ पर क्या है, 1 है। अगर बी के भाग को बराबर कर दें तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं बी का भाग यहाँ 3 है तो इसको भी 3 बनाएंगे तो किससे गुणा करेंगे, यहाँ 3 से क्या करिए, दोनों में गुणा कर दीजिए तो 3 बटे क्या आ गया, 12 आ गया। इस तरीके से बी का भाग यहाँ पर भी 3 है और बी का भाग यहाँ पर भी 3 है। तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं ए संबंधे बी संबंधे सी बराबर 2 संबंधे 3 संबंधे क्या लिख सकते हैं, 12 लिख सकते हैं। डायरेक्टली इसको ऐसे हम लिख सकते हैं। इसी क्वेश्चन को अगर जो आप ये 9 समझ पाए हो रेशियो हमने कैसे फाइंड किया है, उसी रेशियो को हम ऐसे भी कर सकते हैं। यहां पर दिया है 2 संबंधे 3 दिया है, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 संबंधे 3 लिख सकते हैं। यहां पर जो वैल्यू हमने फाइंड किया है, वैल्यू कितना फाइंड किया है, यहां पर फाइंड किया है b बटे सी बराबर क्या फाइंड किया, 1/4 फाइंड किया है। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे अगर ए संबंधे बी संबंधे सी तो ये संबंधे बी की वैल्यू कितनी है, 2 संबंधे 3 है, और बी संबंधे सी की वैल्यू कितनी होगी, 1 संबंधी क्या होगी, 4 होगी। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे करेंगे, यहां आप देख रहे हैं, यहां देख रहे हैं, यहाँ बी 3 के बाद कोई नंबर है नहीं है तो यहाँ पे क्या करिए आप 3 लिख दीजिए। 1 के पहले कोई नंबर है नहीं है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 लिख देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2, 3 में 1 का करेंगे तो 3, और 3 में 4 का करेंगे तो क्या आ गया, 12 आ गया। इस तरीके से ए संबंधे बी संबंधे सी की वैल्यू 2 संबंधे 3 संबंधे 12 फाइंड कर लिया। अगर कोई पूछता है रेशियो ए संबंधे बी संबंधे सी की वैल्यू जो है रेशियो आपने फाइंड किया है, इस रेशियो का मतलब क्या था, आप यही बताएंगे। अगर 12 3 15 2 क्या हो गया, 17 यूनिट में जैसे 2 यूनिट किसका है, ए का भाग है, और बी 3 यूनिट बी का भाग है, और 12 यूनिट किसका है, सी का भाग है। अब इसमें क्या पूछा जा रहा है, उनका शेयर क्रमशः कितना होगा। अब शेयर कितना होगा ये आपको निकालना है, सभी के शेयर को पूछा जा रहा है। अब तीनों को मिला दें तो कितने यूनिट उनका शेयर हुआ, 12 3 15 15 2 17 यूनिट तीनों का मिलाकर शेयर हुआ, और तीनों के मिलाकर के शेयर रुपए में कितना है, 500 क्या दिया है, 10 यूनिट है, तो 17 यूनिट की वैल्यू क्या आ गया, 510 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू 17 तिया 51 और 0 30 रुपए के बराबर हो गया। अब ए का भाग कितना है, 2 है, तो ए का हिस्सा कितना हो जाएगा, ये 60 रुपए के बराबर हो गया। बी का भाग कितने यूनिट है, 3 यूनिट है,
तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 1 यूनिट की वैल्यू 30 रुपए, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगी, 30 तिहाई 90 रुपए। ये बी का हिस्सा हुआ। और सी का हिस्सा इसमें क्या दिया है, 12 यूनिट दिया है। तो सी का हिस्सा 12 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1 यूनिट की वैल्यू 30 रुपए, तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी, 12 तिहाई 36, 300 क्या आ गया 60 रुपए। यही आपसे फाइंड करना था, क्रमशः उनका हिस्सा क्या है, 60 रुपए, 90 रुपए और 360 रुपए के बराबर हो गया। अब हम 20 को फाइंड कर रहे हैं। कहा है कि 6 दोस्तों की औसत लंबाई 167 सेंटीमीटर है। 162 सेंटीमीटर लंबाई वाला एक लड़का उस समूह से चला जाता है, तो नई औसत लंबाई क्या होगी, ये आपको निकालना है। ये इसमें दिया है 6 दोस्तों की औसत लंबाई 167 है, तो इसका मतलब ये हो गया हर एक दोस्त की लंबाई लगभग 167 सेंटीमीटर के बराबर हो गया। औसत का मान हमेशा लगभग होता है। तो 6 दोस्तों की लंबाई का कुल योगफल फाइंड करेंगे, तो 167 गुणे क्या आ गया, 6 आ गया। अब कोई पूछता है आपने क्या फाइंड किया, हम ये निकाल लिए 6 दोस्तों की लंबाई का योगफल निकाल लिए। इसमें से एक लड़का उस समूह से जाता है जिसकी लंबाई कितनी है, 162 सेंटीमीटर है, वो चला गया। अब जब वो लड़का चला गया तो उसकी लंबाई क्या घटा दीजिए, 162 सेंटीमीटर घटा दिया। ये 6 लड़कों की लंबाई का योगफल है। इस 6 लड़कों की लंबाई की योगफल है दिया है, और एक लड़का चला जाता है जिसकी लंबाई 162 सेंटीमीटर दिया है। तो ये जो क्या मिला हमको, ये जो मिला टोटल, ये मिला 5 लड़कों की लंबाई का कुल योगफल। इसको 5 से डिवाइड कर दें तो 5 लड़कों की लंबाई का औसत निकल जाएगा। अब सिंप्लीफाई करें, 6 सत्ते 42, 6 को 36 और 4 40, 6 कम 6 6 4 10, 1002 आ गया। अब इसमें से इसको 162 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, ये 0 मिला, और यहाँ 10 में से 6 जाएगा, 4 मिल गया, और यहाँ पर 9 मिला, 9 में से 1 जाएगा, 8 हो गया। अब क्या मिला, 8 हो गया, 840 के बराबर हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 एकम 5 हुआ, 3 मिला, 5 एकम 5 हो गया, और यहाँ पे 3 5 छके कितना हो गया 30, ये 4 5 बटे क्या हो गया 40, 168 सेंटीमीटर आ गया। मतलब नई औसत लंबाई कितनी आ गई, 168 सेंटीमीटर के बराबर आ गया। अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं, जैसे इस क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए कैसे डायरेक्टली इसका आंसर देंगे, कैसे बिना सॉल्व किए डायरेक्टली आंसर देंगे। अब यहाँ पे ध्यान देना है, ये 6 दोस्त रहते हैं, 6 दोस्तों की औसत लंबाई कितनी दी गई है, 167 सेंटीमीटर दिया है। 6 दोस्तों की औसत लंबाई 167 सेंटीमीटर है। इसमें एक दोस्त जिसकी लंबाई कितनी है, 162 सेंटीमीटर है, ये निकल जाता है। ये दोस्त क्या होता है, चला जाता है। जब ये चला जाता है तो कितने दोस्त बचेंगे, 5। इन्हीं की औसत लंबाई आपसे पूछी जा रही है। अब जैसे ऑप्शन में ये ध्यान देंगे, औसत लंबाई 167 सेंटीमीटर है, इसमें 162 सेंटीमीटर लंबाई का अगर स्टूडेंट जाता है, 162 सेंटीमीटर लंबाई का जाता है, अगर औसत लंबाई से कम लंबाई का स्टूडेंट जाता है तो नया औसत जो हमेशा आएगा क्या होगा, इस औसत से जो पुराना औसत है उससे क्या होगा, अधिक होगा। मतलब अगर ऑप्शन में हमारा एक ही ऑप्शन 168 सेंटीमीटर, मतलब एक ही ऑप्शन अगर अधिक है, 167 से एक ही ऑप्शन अधिक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम आंसर कर देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए अगर जो लड़का जा रहा है, अगर उसकी जो लंबाई है औसत लंबाई से क्या है, अधिक है, तो जो नया औसत आएगा वह क्या होगा, 167 से क्या आएगा, कम आएगा। अगर ऑप्शन में एक ही अगर 167 से कम लंबाई है, वही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, एक त्रिभुज के 3 कोण 3 समन्वय 4 समन्वय 5 के अनुपात में है, तो कोण कितने अंश के हैं, सभी कोणों के बारे में पूछा जा रहा है। आपको मालूम है कि अगर कोई भी त्रिभुज है, उस त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, ए बी सी अगर त्रिभुज है, कितने कोण होते हैं, 3 कोण होते हैं। किसी त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, और त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का जो योगफल होता है वह 180 के बराबर होता है। अब डिग्री में इन तीनों कोणों के अंतः कोणों का योगफल क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर हो गया। लेकिन इनका रेशियो में जो दिया है वो क्या होगा, 5 4 9 9 3 क्या हो गया 12।
12 यूनिट क्या है, इनका कोणों का योगफल है और अंश में 180 डिग्री है। ये दोनों आपस में बराबर हो गया तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 12 कम 12 6 बचा, 12 पचे क्या हो गया 60। 1 यूनिट की वैल्यू 15 डिग्री के बराबर हो गया। पहला कोण 3 यूनिट के बराबर है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 15 तिया क्या आ गया 45 डिग्री के बराबर हो गया। अगला जो कोण है वो कितने यूनिट है, 4 यूनिट है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 15, तो 4 यूनिट की वैल्यू 15 चौको 60 डिग्री के बराबर हो गया। अब हमारा जो तीसरा कोण है वो कितने यूनिट है, 5 यूनिट के बराबर है। 1 यूनिट अगर 15 डिग्री के बराबर है तो 5 यूनिट 15 पचे क्या आ गया 75 डिग्री के बराबर हो गया। इस तरीके से तीनों त्रिभुज के कोण 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री के बराबर है। अगर इन तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 180 डिग्री के बराबर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है 75 से 97 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है, ये आपको फाइंड करना है। जैसे आपको मालूम है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो योगफल होता है 1 2 प्लस 3 प्लस 4, ये प्रथम n का मतलब 1 से लेकर के n तक जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं उनका योगफल करते हैं तो होता क्या है, n प्लस 1 बटे 2 होता है। मतलब 1 से लेकर के n तक अगर प्राकृतिक संख्याओं का योगफल करें तो इनका योगफल n प्लस 1/2 हो गया। अगर उदाहरण के रूप में अगर लेते हैं, अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको दे दिया जाता है 1 प्लस 2 प्लस 3 और प्लस क्या दे दिया जाता है 50, मतलब यहाँ n की वैल्यू कितनी दे दी जाती है 50 दे दिया जाता है। अगर 1 से लेकर के 50 तक प्राकृतिक संख्याओं का योगफल अगर आपको फाइंड करना है तो यहाँ n के जगह पर क्या दिया है 50, तो यहाँ पर 50 रखेंगे, ये 50 हो गया और फिर यहाँ पे 50 रखेंगे तो 50 और एक कितना आ गया 51/2 हो गया और ये आ गया 25 हो गया। 25 से कम 25 और 25 पचे 125 और 2 100 क्या आ गया 27 के बराबर हो गया। ये रहा मैंने प्रथम इन प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कैसे करेंगे ये आपको बताया है। अब हम क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन क्या दिया है 95 से लेकर के कहां तक योगफल फाइंड करना है, 97 तक फाइंड करना है। यहाँ सॉरी 75 से लेकर के कहां तक फाइंड करना है, आपको 97 तक फाइंड करना है। एक तो तरीका ये भी है संख्याओं को 75 से लेकर के 97 तक लिखें और फिर क्या करें उनका योगफल फाइंड कर लें, तो ये तो संभव है नहीं। तो आप क्या करेंगे सबसे पहले 1 से लेकर के 97 तक का योगफल निकालेंगे तो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई 97 हो गई। 97 रखिए इसमें, 97 गुणे 97 और 1 करेंगे 98/2 हो गया। अब इसमें से हमने कितना अधिक ले लिया है 1 से लेकर के 74 तक हमने संख्याएं इसमें क्या क्या अधिक कंसिडर कर लिया है। तो इसको जब हम घटाएंगे तो क्या घटाएंगे, n की वैल्यू क्या आ गई 74 आ गई। अब n के जगह पे 74 रख दीजिए, 74 गुणे n के जगह पे 74 रखेंगे, 74 प्लस 1 करेंगे 75/2 हो गया। अब सिंप्लीफाई कर दीजिए, 49 दूना क्या 98 हो गया। अब गुणा करिए, देखिए गुणा करने पे क्या मिल रहा है। अब 97 गुणे 49 करिए, 9 सते 63 हो गया और फिर 99 81 और 6 कितना आ गया 87 हो गया। 4 का गुणा करिए, 4 सते 28 और 4 9 36 और 2 38 हो गया। जोड़ दीजिए, ये 3 हो गया, 8 7 15 हो गया और 8 8 16 और 1 17 हो गया और 3 क्या आ गया 4 आ गया। फिर हमें क्या मिला, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 37 दूना 74 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 5 सते 35 और 5 3 15 3 18 हो गया। 7 सते 49 हो गया, 7 सते 49 और 7 3 21 और 4 कितना आ गया 25 आ गया। अब घटा दीजिए, 5 9 8 17 हो गया, 5 1 6 1 7 हो गया, फिर 2 2775 हो गया। 13 में से 5 जाएगा 8 हो गया, ये 4 14 में से 7 जाएगा 7 हो गया और फिर 16 में से 7 जाएगा 9 और 3 में से 2 जाएगा 1। हमें क्या मिला 1978 के बराबर हो गया। ठीक, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आइए चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। 1,50,000 रुपए का एक मकान x किसको बेच रहा है, y को बेच रहा है। x किसको बेच रहा है, y को बेच रहा है।
कितने परसेंट के लाभ पर? 5% के लाभ पर बेचता है। Y उस मकान को वापस X को 2% के हानि पर बेच रहा है। फिर Y क्या कर रहा है? इसी मकान को X को 2% के हानि पर बेच देता है। ये पूछा जा रहा है कि पूरे सौदे की क्या स्थिति रही, ये आपको फाइंड करना है। अब X का मकान कितने का था? 1,50,000 रुपए का था। X किसको बेच रहा है? Y को। कितने परसेंट के लाभ पर? 5% के लाभ पर। अगर X का मकान 1,50,000 रुपए का है, अगर इस पे 5% वो लाभ कमाना चाह रहा है तो इसको कितना बढ़ाएगा? 5% बढ़ाएगा। 5% जब हम बढ़ाएंगे तो 100 में 5 जोड़ लेंगे तो 105 बटे क्या आ गया? 100 आ गया। अब क्या किया? X मकान Y को इतने रुपए में बेच दिया और फिर Y इतने रुपए में खरीद लिया और Y क्या कर रहा है? अपने इस खरीदे हुए मकान को इतने रुपए में फिर क्या कर रहा है? X को 2% के हानि पर बेच दे रहा है। Y इतने में खरीदा और इसको 2% के हानि पर अगर X को बेच रहा है, इसका मतलब Y जो मूल्य उसका है इतना, इसको 2% घटा कर बेच रहा है। जब इसको घटाएंगे 2% तो 100 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा? 98 बटे 100 से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। अब Y X को इतने रुपए में बेच लिया और X इतने रुपए में क्या किया? खरीद लिया। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे 4 जीरो है, ये कैंसिल हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1500 कितना आ गया? 75 आ गया। 15 पचे 75, 15 कम 15 हो गया। 98 का गुणा करेंगे, 8 पचे 40, 8 सते 56, 4 60, फिर 8 पचे 40, 6 46, 8 कम 8, 8 4 12, और फिर 9 का गुणा करेंगे, 9 पचे 45 और 9 सते 63 और 4 67, फिर 9 पचे 45 और 6 51 और 9 एक कम 9, 9 5 क्या आ गया? 14। अब इसको जोड़ेंगे क्या मिलेगा? ये 0 हो गया, 5 हो गया, 7 और 6 13 हो गया, 2 1 3 1 4 हो गया, 4 1 क्या आ गया? 5 आ गया, और फिर ये 20 हो गया। अब X मकान को कितने रुपए में खरीदता? X फिर मकान को, X का मकान 1,50,000 रुपए का था और फिर X को कितना मिल जाता है? 1,54,350 रुपए मिल जाता है। इसका मतलब X का मकान कितने का था? 1,50,000 का था और पूरे सौदे में स्थिति ये रही, फिर X को क्या मिल जाता है? 1,54,350 रुपए वो पा जाता है। मकान उसका 1,50,000 रुपए का रहता है और वो अधिक बढ़ाकर पाता है। तो कितना अधिक पाता है? जब 1,50,000 में से 1,54,305 घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 4300 क्या मिलेगा? 4350 रुपए। 4350 रुपए का X को क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। X को 4350 रुपए का क्या होगा? लाभ होगा। अब आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है, दो धनात्मक संख्याओं का योग उनके वर्गों के योग का क्या है? 20% है। अब धनात्मक संख्याएं क्या है? X और Y हैं। इनका जो योग है उनके वर्गों के योग का, अब इनके वर्गों का जब योग करेंगे, इनके वर्गों का योग का ये कितना है? 20% है। 20% की वैल्यू कितना आ गया? 20 बटे 100, मतलब 1 बटे क्या आ गया? 5 आ गया। अब अगर इसको हम देखें तो हमें क्या मिलेगा? अब यहां पर इसको अगर सिंपली वर्गों के योग का कितना है? 1 बटे क्या दिया है? 5 दिया है। 1 बटे क्या दिया है? 5 दिया है। इसका मतलब अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो क्या मिलेगा? x प्लस वाई बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 बटे क्या आ गया? 5 आ गया। मतलब x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पर 1 है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी गई है? 5 दिया है। दूसरा फिर ये कहा जा रहा है दो धनात्मक संख्याओं का योग उनके वर्गों के अंतर का 25% है। दो धनात्मक संख्याओं का जो योग है उनके वर्गों के अंतर का, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का 25%। 25% का मतलब 25 बटे 100, 1 बटे क्या आ गया? 4 आ गया। इसको जब इसमें सिंप्लीफाई करेंगे एक्स प्लस वाई और यहाँ पर क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 1 बटे 4 हो गया। अब यहाँ पर भी x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है? 1, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी गई है? 4 दिया है। आपको वैल्यू किसकी फाइंड करना है? x प्लस वाई बटे एक्स स्क्वायर। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 1।
x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ भी 1 है और यहाँ भी क्या है 1 यूनिट है, 1 हो गया। और फिर एक और एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो देखिए कैसे फाइंड कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5 है और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर यहाँ भी 5 है। अगर हम क्या करें, इसको हम जोड़ दें तो वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। अगर इसको हम यहाँ आपको समझा देते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा, इसी को यहाँ समझा देते हैं। अगर यहाँ दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5 है और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या दिया है, 4 दिया है। अगर इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये क्या हो गया, 2x स्क्वायर बराबर 9 हो गया। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से क्या आ गया, 9/2 आ गया। अब तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे 9/2, तो 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 2 बटे क्या आ गया, 9 आ गया। इस तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 2 बटे क्या आ गया, 9 आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है उन वर्षों की न्यूनतम संख्या क्या, उन वर्षों की न्यूनतम संख्या क्या होगी जिनमें 2600 रुपए पर 6/2/3 प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज की राशि रुपयों की यथावत पूरी संख्या में हो जाएगी। अब साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन हो गया, मूलधन गुणे दर कितना हो गया, 3 छाक 18 और 2 क्या आ गया 20, 20 बटे क्या हो गया 3। अब यहां पर समय दिया है, अब यहां पर यही समय है, इसी को हमें फाइंड करना है। तो अब इस समय की जगह पर क्या रखा जाए, लेकिन वो जो संख्या होनी चाहिए, जो समय होनी चाहिए, वह उन वर्षों की न्यूनतम संख्या में होनी चाहिए। अगर मान लीजिए यहां देख रहे हैं 3 से कटेगा नहीं, 3 से भी कटेगा नहीं, और इसको लाना क्या है, हमें पूरी संख्या में लाना है। तो कैसे आएगा, समय की जगह पर या तो हम क्या करें 3 रख दें, तब भी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अगर हम 6 रखें तब भी ये 3 इसको काट देगा, ये 3 कैंसिल होगा। 9 रखें तब भी ये 3 कैंसिल होगा। अगर हम 12 रखें, यहाँ पे अगर क्या करें 12 रखें, अगर यहाँ पे 12 रखें तब भी 3 कैंसिल करेगा। मतलब यहाँ पे 3 का कोई भी मल्टीपल रखें समय के स्थान पे तो ये सिंप्लीफाई होगा और पूरी संख्या किस में आएगी, पूर्णांक में आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है क्वेश्चन में न्यूनतम, उन वर्षों की न्यूनतम संख्या क्या होगी, तो न्यूनतम संख्या समय की जगह पर हमें क्या रखना होगा, 3 रखना होगा। तो मतलब अगर 3 रखेंगे तो पूरी तरह से सिंप्लीफाई आ जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। तो वर्ष की संख्या कितना आ गया, 3 वर्ष। यही हमारा आंसर हो गया। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 50 मीटर भुजाओं वाले एक वर्गाकार खेत में 750 किलोग्राम चावल का उत्पादन होता है। तो 100 मीटर भुजा वाले उतने ही वर्गाकार खेत में उत्पन्न चावल की मात्रा कितनी होगी, ये आपको फाइंड करना है। 50 मीटर भुजाओं वाले एक वर्गाकार खेत में 750 किलोग्राम चावल का उत्पादन होता है। मतलब 50 मीटर वर्गाकार खेत में कितने चावल का उत्पादन होता है, 750 किलोग्राम। तो 1 मीटर वर्गाकार खेत में कितना चावल होगा, 750, चाहे तो कैंसिल कर दें, आप काटेंगे 15 पची क्या आ गया 75। तो 1 मीटर में कितने किलोग्राम का उत्पादन होगा, 15 किलोग्राम का उत्पादन होगा। मतलब 1 मीटर वर्गाकार खेत में कितना उत्पादन होगा, 15 किलोग्राम का होगा। तो आपसे पूछा जा रहा है 100 मीटर भुजाओं वाले वर्गाकार खेत में कितने चावल का उत्पादन हो गया, आपको फाइंड करना है। 1 मीटर भुजा वाले वर्गाकार खेत में 15 किलोग्राम होता है, तो 100 मीटर भुजा वाले वर्गाकार खेत में कितना होगा, 1500 किलोग्राम का चावल का उत्पादन होगा। यही हमारा आंसर है। आंसर क्या आएगा, 1500 किलोग्राम आएगा। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 8 व्यक्तियों का औसत वजन 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उनमें से 65 किलोग्राम वजन के एक व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आ जाता है। नए व्यक्ति का वजन क्या है। जैसे मान लीजिए ये 8 व्यक्तियों का क्या है, एक समूह है, इसमें 8 मैन है। इसमें से कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति जो 65 किलोग्राम का है इस समूह से क्या हो रहा है, चला जा रहा है, और दूसरा व्यक्ति इसके स्थान पे आ जा रहा है। ये जो दूसरा व्यक्ति आ रहा है उस व्यक्ति का वजन क्या है, ये आपको निकालना है।
अब यहाँ पे जरा ऐसे सोचें, इस समूह में क्या है, 8 व्यक्ति है, इस समूह से एक व्यक्ति चला गया और दूसरा व्यक्ति आ गया, तो समूह के संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मतलब पहले भी 8 सदस्य थे और अब भी क्या है, उस समूह में 8 आदमी हैं, 8 सदस्य हैं। इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति 65 किलोग्राम वाला जा रहा है, 65 किलोग्राम वाला जा रहा है, लेकिन जब दूसरा व्यक्ति आ रहा है तो 2.5 किलोग्राम औसत वजन बढ़ा रहा है। मतलब हर व्यक्ति के वजन को वो कितना बढ़ा दे रहा है, 2.5 किलोग्राम बढ़ा दे रहा है। यह पॉसिबल तभी है जो जाने वाला व्यक्ति है उससे आने वाले व्यक्ति का वजन है वो क्या है, 65 किलोग्राम से क्या है, अधिक है। क्योंकि जब 65 किलोग्राम वाला वजन का व्यक्ति जा रहा है और नया व्यक्ति आ रहा है तो सबके वजन को बढ़ा रहा है। ये तभी पॉसिबल होगा जब आने वाला व्यक्ति का जो भार होगा वो 65 किलोग्राम से क्या होगा, अधिक होगा। अब वो कितना अधिक होगा, एक तो 65 किलोग्राम से अधिक होगा, कितना अधिक होगा, वो 8 व्यक्ति जो समूह में है, जो 8 व्यक्ति जो हैं, प्रत्येक का वजन कितना किलोग्राम बढ़ा रहा है, 2.5 किलोग्राम बढ़ा दे रहा है। तो 8 व्यक्ति में कुल कितना बढ़ाएगा वो, 2.5 गुणे 8। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 65 हो गया और 25 बटे क्या आ गया, ये गुणा करेंगे तो 200 के बराबर हो गया। 0.1 अंक पे लगा देंगे तो क्या मिला, 20 मिला। अब जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 85 किलोग्राम के बराबर हो गया। मतलब जो आने वाला व्यक्ति है उसका वजन कितना है, 85 किलोग्राम के बराबर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, इसमें जैसे एक विक्रेता 10% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है। यदि टीवी सेट पर लाभ की राशि अगर 750 रुपए है तो टीवी सेट का अंकित मूल्य क्या है, ये आपको फाइंड करना है। अंकित मूल्य क्या है ये हमें फाइंड करना है। अब इसको फाइंड करने का तरीका ये भी है, अगर ये क्या है सीपी, यहाँ एसपी और ये क्या है मार्क प्राइस है, ये मार्क प्राइस है। वो वस्तु को 10% के छूट पर बेच रहा है। अगर वस्तु को 10% के छूट पर बेच रहा है तो 10% की जो वैल्यू हो गई वो क्या होगी, 10% की वैल्यू 10% इक्वल टू मतलब 1 बटे क्या आ गया, 10 आ गया। चूंकि ये डिस्काउंट की बात की जा रही है तो डिस्काउंट को किससे दिखाते हैं, माइनस से, क्योंकि डिस्काउंट क्या करता है, वैल्यू को कम करता है। अब यहाँ पर अगर बात करें 10% डिस्काउंट है और मूल्य को कितना घटा रहा है, 1 घटा रहा है। मूल्य को कितना घटा रहा है, 1 घटा रहा है। अगर मार्क प्राइस 10 है तो उसमें 1 घटाकर अगर वो बेच रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, तो सेल प्राइस कितना हो गया, 9 हो गया। मतलब कि डिस्काउंट की बात अगर की जा रही है, डिस्काउंट मार्क प्राइस पे करते हैं तो स्वाभाविक है जो नीचे की वैल्यू होगी मार्क प्राइस होगा और ये क्या होगा, डिस्काउंट होगा। अगर 10 रुपए मार्क प्राइस अगर 1 डिस्काउंट देता है तो सेल प्राइस कितना हो गया, 9 हो गया। दूसरी बात ये कहा जा रहा है कि कह रहा है 10% छूट देने के बाद भी वो 20% का लाभ कमाता है। तो 20% की जो वैल्यू हो गई 1/5। अब चूंकि लाभ की बात की जा रही है तो लाभ हमेशा कास्ट प्राइस पर लाभ की बात करते हैं। सीपी अगर 5 है तो प्रॉफिट क्या है, 1 है। तो कास्ट प्राइस अगर यहाँ 5 है तो सेल प्राइस क्या हो गया, 6 हो गया। अब हम क्या करें, अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें, इन दोनों को बराबर कर दें, तो इन दोनों को बराबर करने के लिए करेंगे क्या, 9 और 6 का एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, 18। मतलब इसको भी 18 बना दें तो 2 का गुणा करेंगे और इसको 18 बनाएंगे, 3 का गुणा करेंगे। अगर यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी करेंगे, अगर 3 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी करेंगे। 5 3 15 हो गया, 18 हो गया और ये 10 दूना क्या हो गया, 20 आ गया। अब कह रहा है कि लाभ यहाँ पर कितने यूनिट है, लाभ यहाँ 3 यूनिट है। लाभ यूनिट में कितना है, 3 यूनिट है। और यहाँ पर लाभ रुपए में कितना है, ये 750 रुपए के बराबर है। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 750 रुपए के बराबर हो गया। 1 यूनिट की वैल्यू 25 थी, 75 250 रुपए के बराबर हो गया। आपसे क्या पूछा जा रहा है, मार्क प्राइस पूछा जा रहा है। मार्क प्राइस कितने यूनिट है, 20 यूनिट है। तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 20 गुणे करेंगे तो कितना हो गया, 5000 रुपए के बराबर हो गया। 5000 रुपए के बराबर हो गया। मार्क प्राइस हमारा कितना आ गया, 5000 रुपए के बराबर हो गया। अब इसी क्वेश्चन को अगर दूसरे तरीके से करें, जैसा कि आपको मालूम है
अगर हमें मार्क प्राइस फाइंड करना है तो मार्क प्राइस फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, जो कि मार्क प्राइस हमारा कैसे डिफाइन होता है, मार्क प्राइस सेल प्राइस और डिस्काउंट से क्या होता है, डिफाइन होता है। अगर हमें मार्क प्राइस चाहिए तो सेल प्राइस चाहिए और क्या चाहिए, डिस्काउंट चाहिए। ऑलरेडी इस प्रॉब्लम में हमें डिस्काउंट दिया है तो हमें क्या फाइंड करना है, सेल प्राइस फाइंड करना है। कैसे हम फाइंड कर रहे हैं, 20% तो व्यक्ति लाभ कमा रहा है, 20% लाभ कमा रहा है, और यही जो 20% का लाभ है अब वो रुपए में कितना है, 750 रुपए के बराबर हो गया। ये 750 रुपए के बराबर हो गया, रुपए में दिया है। अगर अब 750 रुपए के बराबर हो गया तो आपको मालूम है कि जो लाभ होता है, अगर 20% के लाभ की बात किया जाए तो इसका मतलब अगर कास्ट प्राइस अगर 100 रुपए है तो लाभ कितना है, 20 रुपए, तो सेल प्राइस कितना हो गया, 120 रुपए के बराबर हो गया। अगर इसी को हम ये कहें कास्ट प्राइस अगर 20% लाभ की बात की जा रही है, इसका मतलब कास्ट प्राइस अगर 100% है तो उस पर प्रॉफिट कितना हो रहा है, 20%, तो सेल प्राइस हमारा कितना होगा, 120% के बराबर हो गया। अब अगर 120% की वैल्यू हम फाइंड कर लें तो हमारा सेल प्राइस निकल जाएगा। अब 20 को हमें 120% बनाना है तो इसमें किससे गुणा करेंगे, 6 का, 20 छके कितना हो गया, 120%, कितने का गुणा किया, 6 का, इधर भी 6 का गुणा करेंगे, 0, 6 पच्चे 30, 6 सत्ते 42, 3 4500, मतलब उस वस्तु का हमने सेल प्राइस कितना फाइंड कर लिया, 4500 निकाल लिया। और आपको मालूम है ये जो डिस्काउंट दिया है, ये डिस्काउंट कितना है, 10 कितना है, 10% के बराबर है, और सेल प्राइस हमारा 20 हो गया। अगर डिस्काउंट 10% है तो 10% अगर डिस्काउंट है तो 10% की वैल्यू क्या आ गई, 1/10 हो गया। मतलब मार्क प्राइस अगर क्या है, 10 है तो डिस्काउंट कितना है, 1, तो सेल प्राइस हमारा कितना हो जाएगा, 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा। तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है, ये 4500 रुपए के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 9 पचे 45, 500 आ गया। तो अब आपको मार्क प्राइस फाइंड करना है, मार्क प्राइस कितने यूनिट है, 10 यूनिट है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 10 यूनिट की वैल्यू हो गई 5000 रुपए के बराबर हो गया। यही वस्तु का क्या आ गया, मार्क प्राइस हो गया। दूसरी बात अगर ये कहें, इसी क्वेश्चन को अगर ऐसे हम समझें, याद करिए मैं क्या आपको बताया था, अगर हमें मार्क प्राइस से सेल प्राइस फाइंड करना है तो सीधा गुणा करेंगे, लेकिन अगर सेल प्राइस से मार्क प्राइस फाइंड करना है तो उल्टा गुणा करेंगे। तो डायरेक्टली यहां से कर सकते थे, अगर सेल प्राइस 4500 रुपए दिया है, अगर सेल प्राइस से मार्क प्राइस जब जाते हैं, जैसे आपको मालूम है कि पहले वस्तु का मार्क प्राइस आता है, फिर हम क्या करते हैं, डिस्काउंट की बात करते हैं, तब जाकर के वस्तु का क्या होता है, सेल प्राइस आता है, तब जाकर के सेल प्राइस आता है। तो जब हम मार्क प्राइस से सेल प्राइस फाइंड करेंगे तो सीधा चलते हैं, तो यहां पर हम क्या करेंगे, सीधा गुणा करेंगे, सीधा गुणा करेंगे। लेकिन जब सेल प्राइस से मार्क प्राइस पे जब चलते हैं तो उल्टा चलते हैं, पहले तो वस्तु का सेल प्राइस आता नहीं है, तो जब उल्टा चलते हैं तो हम क्या करते हैं, उल्टा गुणा करते हैं, उल्टा गुणा करते हैं। अब जैसे वस्तु का सेल प्राइस क्या है, 4500 रुपए, हम उल्टा चल रहे हैं, डिस्काउंट कितना है, 10% है, तो 10% मतलब 100 में से 10 हम घटाए तो 90/100 से गुणा 9 करके 100 बटे हम क्या करेंगे, 90 से गुणा करेंगे, ये कितना आ गया, 50 आ गया। अब 5000 के बराबर हो गया, मार्क प्राइस हमारा कितना आ गया, 5000 के बराबर हो गया। एक तो तरीका ये भी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पति पत्नी की औसत आयु उनके विवाह के समय 23 वर्ष थे, 5 वर्ष के बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा था, अब परिवार की औसत आयु कितनी है। मतलब पति पत्नी की विवाह के समय औसत आयु अगर 23 वर्ष है तो विवाह के समय उनकी आयु, दोनों की आयु कितनी हो गई, 46 वर्ष के बराबर हो गया। मतलब विवाह के समय अगर उनकी औसत आयु 23 वर्ष थी, जिसका मतलब पति भी 23 वर्ष का था, पत्नी भी 23 वर्ष की थी, तो टोटल आयु कितनी हो गई, 46 वर्ष के बराबर हो गया। करे कि 5 वर्ष बाद, मतलब उनके पास 1 वर्ष का बच्चा था, 5 वर्ष बाद 1 वर्ष का बच्चा था, इसका मतलब बच्चे का जन्म कब हुआ, 4 वर्ष के बाद। बच्चे का जन्म कब हुआ, 4 वर्ष के बाद हुआ, तभी तो 5 वर्ष के बाद, विवाह के 5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा है।
अगर 5 वर्ष तक विवाह के बाद 1 वर्ष का बच्चा होता है, इसका मतलब विवाह के कितने समय बाद जन्म हुआ बच्चे का? 4 वर्ष बाद। और जन्म के समय का आपसे औसत पूछा जा रहा है, तो विवाह के 4 वर्ष बाद बच्चा पैदा होता है तो पति भी 4 वर्ष बड़ा होगा, पत्नी भी 4 वर्ष की उम्र बड़ी होगी, तो दोनों की मिलाकर उम्र कितनी बढ़ी? 8 वर्ष उम्र क्या हो गया? बढ़ गया। दोनों की उम्र वो मिलाकर कितनी बढ़ी? 8 वर्ष बढ़ गया। अब जैसे बच्चे के, अब परिवार की औसत आयु अगर आपसे पूछी जा रही है, अब परिवार की औसत आयु मतलब 5 वर्ष के बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा था, अब परिवार की औसत आयु क्या? देखिए क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन में ये कह रहा है 5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का, 5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा था, मतलब 5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा था। तो 5 वर्ष बाद की बात करें, दोनों की उम्र कितनी बढ़ गई? दोनों की उम्र बढ़ गई, दोनों की मिलाकर के 5 वर्ष बाद 10 वर्ष बढ़ गया। लड़का भी 1 वर्ष का था तो एक इसमें जोड़ दिया। अब परिवार में कितने मेंबर हो गए? 3 हो गए। ये किसके बराबर हो गया? अब ये 57 के बराबर हो गया। 46 और 10 56 और 1 57 के बराबर हो गया। सिंप्लीफाई करेंगे 19 3 57 कितना आ गया? 19 वर्ष के बराबर हो गया। अब इस तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक 10%, 5% और 2% की 3 अनुक्रमिक छूट पर बेचा जाता है। यदि स्कूटर का अंकित मूल्य 18,000 रुपए है तो निवल बिक्री मूल्य क्या है? मतलब अंकित मूल्य क्या दिया है? ये स्कूटर का 18,000 रुपए है, 18,000 रुपए है और उसका बिक्री मूल्य पूछा जाता है। तो आपको मालूम है अगर मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद जो मूल्य बचता है वही हमारा क्या होता है? सेल प्राइस होता है। तो हमारा मार्क प्राइस कितना दिया है? 18,000 है। तो पहला डिस्काउंट कितना दिया? 10%। तो 10% घटाएंगे तो किससे गुणा करेंगे? 90/100 से। मतलब जितना घटाना है 100 में से घटाएंगे, 90/100 से गुणा कर दिया। फिर इसके बाद पहला डिस्काउंट देने के बाद इतना मूल्य बचा, फिर इस पर क्या किया जा रहा है? दूसरा डिस्काउंट दिया जा रहा है 5%। 5% फिर इसको घटाएंगे तो किससे गुणा करेंगे? 100 में 5 घटाएंगे तो 95 मिला, 95/100 से गुणा कर देंगे। फिर इसके बाद जो तीसरा डिस्काउंट है, अब ये 2 डिस्काउंट देने के बाद इतना मूल्य बचा, तीसरा डिस्काउंट 2% है, इसको देंगे तो किससे गुणा करेंगे? 98/100 से गुणा कर देंगे। अब हमें क्या मिले? 4 जीरो हैं, ये 4 जीरो कैंसिल कर दीजिए। अब सिंप्लीफाई कर रहे हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा? अब 5 से काट दीजिए, या मत काटिए, जैसे कि हम देख रहे हैं पूरी तरीके से तो सिंप्लीफिकेबल नहीं लग रहा है। अगर काटेंगे तो फिर अगर काटते हैं तो 19 बचे कितना हो गया? 95 हो गया। 5 दूना 10, जीरो हो गया। अब इसको हम काटते हैं, 2 से काट दीजिए, 2 9 18 हो गया और फिर ये क्या आ गया? 10 आ गया। तो फिर यही काटना बंद कर देते हैं क्योंकि 2 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा, फिर डिवीजन करने में दिक्कत होगा। यही अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 19 9 कितना आ गया? 171 हो गया। 171 में फिर 9 का गुणा करिए, 9 1 कम 9, 9 7 63, फिर 9 1 कम 9, 9 6 15 हो गया। और फिर हम यहाँ पर 98 का गुणा जब करेंगे तो क्या मिलेगा? 8 9 72 और 8 3 का 24 और 8 9 72 हो गया, 72 हो गया, हासिल 7 बचा। फिर 8 3 का 24 और 7 31, फिर 8 5 40 और 3 43, 8 1 8 8 4 12 हो गया। 9 से गुणा करेंगे, 9 9 81, 9 3 का 27 और 8 35, 9 5 45 और 3 47, 9 1 कम 9, 9 6 13 हो गया। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 हो गया, 1 1 2 हो गया, 5 3 8 हो गया, 7 2 9 हो गया, 3 1 4 हो गया, फिर 1 हो गया। 1 लाख कितना आ गया? 49,822 हो गया। दशमलव कितना आ गया? इसमें दशमलव कितने अंक पर है? इसमें दशमलव 1 अंक पे लगा दिया तो दशमलव लग गया। तो हमारा मूल्य कितना हो गया? 14,982 रुपए के बराबर हो गया। यही विक्रय मूल्य, ये हमें फाइंड करना था। रितु ने 20 रुपए प्रति दर्जन की दर से 2.5 दर्जन अंडे खरीदती है।
तो कास्ट प्राइस हमारा क्या हो गया। ये हमेशा ध्यान में रखना है कि जैसे जो आर्टिकल्स हैं वो किस में दिया है, डजन में दिया है, और प्राइस जो है वो भी क्या है, डजन में दिया है। ये हमेशा ध्यान में रखेंगे। कभी कभी जैसे प्राइस डजन में दे देता है और ये जो नंबर में दे देता है, वहां पे गलती होने के चांसेस हो जाते हैं। आप क्या करिएगा, जैसे ध्यान में रखिएगा, जैसे कि जो प्राइस है 20 रुपए प्रति डजन है और अंडे क्या है 2.5 दर्जन है, तो कितना कास्ट प्राइस हुआ, 20 गुणे 2.5 का मतलब 5/2 हो गया। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो सीपी हमारा कितना आ गया, 50 रुपए के बराबर हो गया। फिर उसने देखा कि उसमें से 6 अंडे सड़े हुए हैं, 6 अंडे खराब हो जाते हैं। अगर हम क्या करें, 2.5 दर्जन में से 6 अंडे का मतलब आधा दर्जन खराब हो जाता है, तो फ्रेश अंडा कितना है, 2 दर्जन है। और उसको किस रेट से बेच रही है, 22 रुपए प्रति डजन के रेट से। तो सेल प्राइस क्या हो जाएगा, अगर 1 दर्जन अंडा 22 रुपए में बेचा जा रहा है, तो 2 दर्जन अंडे का सेल प्राइस कितना हो गया, 44 रुपए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कह रहा है इस प्रश्न में लाभ होगा कि हानि होगा। जैसा कि आप जानते हैं जब क्रय मूल्य कम होता है और विक्रय मूल्य अधिक होता है तो लाभ होता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, यह क्रय मूल्य अधिक है विक्रय मूल्य कम है, तो ऐसे केसेज में क्या होती है, हानि होती है। और हानि कितने की हो रही है, 6 की हो रही है। लाभ और हानि की बात हमेशा हम किस पर करते हैं, कास्ट प्राइस पे करते हैं। और इसको परसेंटेज में बदलेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको मालूम है कि 1/50 2% के बराबर होता है, तो 6/50 कितना होगा, 12% के बराबर हो गया। अगर ये नहीं समझ रहे हैं तो आप काट दीजिए, 50 दूना 100, 6 दूना क्या गया, 12% के की क्या हो गई, उस व्यक्ति को हानि हुई। 12% की उस व्यक्ति की क्या हुई, हानि हुई। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये कहा जा रहा है एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। 800 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। हमेशा यह ध्यान में रखिएगा, हमेशा इस बात को ध्यान में रखना है कि अगर अगर मान लीजिए कोई भी रेलगाड़ी किसी लंबी स्थिर वस्तु को अगर पार करती है, किसी लंबी स्थिर वस्तु को पार करती है, जैसे कि हम बात करें प्लेटफॉर्म हो गया, जैसे सुरंग हो गया, जैसे पुल को जब भी वो पार करेगी, तो जितनी उसकी लंबाई होती है और जितनी उस वस्तु की लंबाई होती है, दोनों के लंबाई के योगफल के बराबर वो दूरी तय करती है। मतलब यहां पर अगर 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 800 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, तो रेलगाड़ी कितनी दूरी तय करेगी, इस पुल को पार करने में 8 और 2 कितना, 800 और 200 कितना हो गया, 1000 मीटर की दूरी तय करेगी। अब किस हिसाब से तय करेगी, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करेगी। तो यही 1000 किलोमीटर की दूरी, ये सारी यही एक 1000 मीटर की दूरी 72 किलोमीटर प्रति घंटा के रेट से तय करने में जितना समय लगेगा उतने ही समय में पुल को पार कर जाएगी। लेकिन ये भी हमेशा ध्यान में रखिएगा, यूनिट को ध्यान में रखिएगा। इस प्रॉब्लम में जो यूनिट है वो किस में पूछा जा रहा है, सेकंड में पूछा जा रहा है, इसलिए इसको भी आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। तो अब समय बराबर क्या हो गया, दूरी बटे चाल हो गया। चाल हमारा क्या दिया है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे। जैसे मालूम है 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर होता है 5/18 मीटर प्रति सेकंड। तो अब क्या करना है, अब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे। 18 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। 18 चौक को 72 हो गया, 5 चौक को 20, 20 पचे 100 कितना आ गया, 50 सेकंड आ गया। मतलब रेलगाड़ी उस पुल को 50 सेकंड में पार कर जाएगी। अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या कहा जा रहा है, जैसे 75 दशमलव दिया है 8 का होल स्क्वायर माइनस 35.8 का होल स्क्वायर बटी क्या दिया है, 40 दिया है। इसी की वैल्यू आपको फाइंड करना है। आपको एक आइडेंटिटीज के बारे में जानकारी होगी। एक आइडेंटिटीज ये होती है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी, a माइनस बी। मतलब
अगर दो राशियों के वर्गों का अंतर अगर दिया है तो उनको एक बार क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं और एक बार घटा देते हैं और फिर उनका क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। वही हम करने जा रहे हैं। दो राशियों के वर्गों का अंतर है तो एक बार इसको जोड़ लेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 8 क्या आ जाएगा, 16 हो जाएगा। 5 5 10, 10 1 11 हो गया, और 3 और 7 10 और 1 11 हो गया। एक अंक पे क्या हो गया, दशमलव लग गया। अब फिर इसको जब हम घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 8 में से 8 जाएगा, 0 हो गया। और फिर क्या मिला, 5 में से 5 जाएगा, 0 हो गया। और 7 में से 3 जाएगा, 4। तो इस 40 से 40 से कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या मिला, 111 दशमलव क्या आ गया, 6 आ गया। तो यह आइडेंटिटीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, ध्यान में रखेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि वृत्त की त्रिज्या 10% घटा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना कम हो जाएगा, ये आपको फाइंड करना है। उसका क्षेत्रफल कितने % कम हो जाएगा, ये आपको निकालना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, आप ध्यान देंगे। जैसे कि वृत्त की त्रिज्या ये क्या है, आर है। वृत्त की त्रिज्या 10% की कमी करनी है। 10% की कमी करने का मतलब ये हो गया कि 1 बाई क्या आ गया, इसको फ्रैक्शनल वैल्यू -1/10 हो गया। मतलब अगर किसी भी वृत्त का रेडियस, अगर प्रारंभिक रेडियस 10 है तो उसमें कितने की कमी की जा रही है, 1 की कमी की जा रही है। तो अगर त्रिज्या पहले क्या हो, अगर त्रिज्या पहले अगर क्या है 10 है तो उसमें 1 की कमी कर दी गई तो नई त्रिज्या कितनी हो गई, 9 हो गई। 9 हो गई, क्योंकि जब हम 10 का 10% करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो 1 की कमी कर दी गई तो त्रिज्या क्या हो गई, 9 हो गई। अब वृत्त के क्षेत्रफल की बात करें तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। जैसा कि आपको मालूम है, अगर कोई भी वृत्त है उसके जो एरिया जो फाइंड करते हैं, ये कांस्टेंट वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए कांस्टेंट वैल्यू को हटा देते हैं। 10 का वर्ग करेंगे तो क्या हो गया, 100, और 9 का वर्ग करेंगे तो 81 हो गया। अब उसके क्षेत्रफल में कितने की कमी हो रही है, 19 की कमी हो रही है। और ये कमी किस पर हो रही है, 100 पे हो रही है। इस तरीके से उसके क्षेत्रफल में कितने की कमी हो गई, 19% की क्या आ गई, कमी आ गई। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर एक व्यक्ति एक पुस्तक जिसका अंकित मूल्य 40 रुपए है, 10% की छूट देता है, उसका लागत मूल्य क्या होगा जिससे वह 20% का लाभ प्राप्त कर सके। इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कास्ट प्राइस, सेल प्राइस, मार्क प्राइस। इसमें कहा जा रहा है कि उस पुस्तक का अंकित मूल्य 40 रुपए, 10% का छूट देता है। तो 10% छूट का मतलब क्या हो गया, अगर 10% को लिखते हैं, 1 बाई क्या हो गया, 10 हो गया। चूंकि डिस्काउंट की बात की जा रही है तो कमी को माइनस से दिखाते हैं, और डिस्काउंट की बात हमेशा मार्क प्राइस पे करते हैं, तो मार्क प्राइस हमारा 10 हो गया और डिस्काउंट कितना हो गया, 1 हो गया। मतलब अगर वस्तु पर मार्क प्राइस 10 है, एक डिस्काउंट देने के बाद कितने रुपए में बेची जाएगी, 9 रुपए में बेची जाएगी। फिर ये कह रहा है कि 10% की छूट देकर कितना लाभ कमाता है, 20% का लाभ कमाता है। 20% की वैल्यू क्या होगी, 20% लाभ कमा रहा है, 20% की वैल्यू 1/5 हो गया। क्योंकि लाभ और हानि की बात हमेशा सीपी पे करते हैं, तो सीपी क्या है, 5 है, तो प्रॉफिट क्या है, 1 है। अगर सीपी 5 है और प्रॉफिट 1 है तो सेल प्राइस 6 हो जाएगा। इन्हीं दोनों को हम इक्वल करेंगे। अब इक्वल करेंगे तो क्या करेंगे, इसमें कितने का गुणा करेंगे, 9 और 6 का एलसीएम क्या हो गया, 18। इसमें 2 का गुणा करेंगे और इसमें 3 का, इसमें क्या करेंगे, 3 का गुणा कर देंगे। अब यहाँ जब 2 का गुणा किया तो इसमें भी 2 का गुणा कर देंगे, यहाँ 3 का किया तो इसमें भी क्या करेंगे, 3 का गुणा कर देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई किए तो 15 हो गया। अब ये 9 दूना 18 हो गया, ये 10 दूना क्या आ गया, 20 आ गया, 10 दूना 20 हो गया। आपसे पूछा जा रहा है, कह रहा है कि उसका अंकित मूल्य क्या है, 40 रुपए है। तो आपसे लागत मूल्य मतलब कास्ट प्राइस आपसे पूछा जा रहा है। अंकित मूल्य क्या है, 40 रुपए है, और अंकित मूल्य यहाँ 20 यूनिट है। तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 40 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 2 रुपए के बराबर हो गया। लागत मूल्य पूछा जा रहा है, तो लागत मूल्य कितने यूनिट है, 15 यूनिट है। इस 15 यूनिट की वैल्यू रुपए में पूछा जा रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 रुपए के बराबर है। तो 15 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 रुपए के बराबर हो गया। मतलब उस वस्तु को कितने में खरीदा गया, 30 रुपए में खरीदा गया था। अब इसी क्वेश्चन को अगर ऐसे करें तो ऐसे भी कर सकते हैं।
जैसे इस क्वेश्चन में कह रहा है अंकित मूल्य कितना दिया है, 40 रुपए दिया है। ये क्या दिया है, मार्क प्राइस दिया है। और डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है, 10% डिस्काउंट दिया जा रहा है। अगर इस पर 10% डिस्काउंट इस पे दिया जा रहा है तो 10% डिस्काउंट के बाद मतलब 10% की कमी करने के बाद वो मूल्य क्या होगा, सेल प्राइस होगा। अगर इसमें 10% की कमी करेंगे तो किससे गुणा करेंगे, 90/100। जैसे अगर कहीं भी 10% की कमी करनी है तो मतलब पहले 10% कमी का मतलब 100 में कितना घटाना है, 10, 10 घटा दिया तो 90 हो गया। तो 90% का मतलब 90/100 से हमने गुणा कर दिया। या इसी को ये भी कर सकते हैं, 10% का मतलब क्या हो गया, 1/10 हो गया। अगर 10 है तो 10 में कितने की कमी, एक की कमी करना, तो 9 बाई क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये भी एक तरीका है। अब उस वस्तु का क्या निकल गया, सेल प्राइस निकल गया। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सेल प्राइस निकल गया। सेल प्राइस कितना आ गया, 36 रुपीज हो गया। और आपको मालूम है जब हम सेल प्राइस से कास्ट प्राइस फाइंड करते हैं तो एक तो तरीका यह है, जब सेल प्राइस से कास्ट प्राइस फाइंड करते हैं तो उल्टा गुणा करते हैं। सेल प्राइस हमारा क्या है, 36 है, और कितने परसेंट का लाभ कमा रहे हैं, 20% का लाभ कमा रहे हैं। तो 20% लाभ का मतलब क्या हो गया, 100 पर 20 का लाभ कमा रहे हैं, मतलब क्रय मूल्य को 20 बढ़ाकर बेचेंगे। तो किससे गुणा करेंगे, 120/100 से। लेकिन हम यहाँ चूंकि विक्रय मूल्य दिया है तो उल्टा गुणा करेंगे, क्योंकि विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य फाइंड कर रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं तो उल्टा गुणा करेंगे। 100 बटे क्या आ जाएगा, 120। ये कैंसिल हो गया, 12 36 हो गया। क्या निकल गया, 30 रुपए के बराबर हो गया। मतलब उस वस्तु की लागत मूल्य कितना आ गई, 30 रुपए के बराबर हो गया। इसी को हम ऐसे भी कर सकते हैं, प्रॉफिट कितना है, 20% है। तो 20% अगर प्रॉफिट है तो 20% प्रॉफिट है तो 20% प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया, 100 पर कितना लाभ कमा रहा है, वो 20 लाभ कमा रहा है। मतलब अगर कास्ट प्राइस अगर 100% है तो प्रॉफिट कितना हो गया, 20। तो प्रॉफिट 20% हुआ तो सेल प्राइस कितना हो गया, 120% के बराबर हो गया। तो 120% की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है, 36 के बराबर है। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 36 बटे कितना हो गया, 100 क्या आ गया, 20 के बराबर हो गया। आपको क्या फाइंड करना है, क्रय मूल्य। तो 100% की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो क्या हो जाएगा, 100 गुणे 36/120 हो गया। ये कैंसिल हो गया, 12×3 = 36 हो गया। हमने कितना फाइंड कर लिया, 30 रुपए के बराबर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कुछ व्यक्ति एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं यदि 8 व्यक्ति और मिल जाएं। कुछ व्यक्ति एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं, तो हमने मान लिया उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है, x है। उन व्यक्ति की संख्या कितनी हो गई, x। तो x व्यक्ति काम को 40 दिन में कर सकते हैं। तो अब टोटल काम कितना हो गया, x गुणे क्या हो गया, 40 हो गया। फिर इसके बाद ये कहा जा रहा है कि यदि 8 व्यक्ति और मिल जाएं, पहले क्या थे, x का व्यक्ति की संख्या कितनी हो जाए, x प्लस क्या हो जाए, 8 हो जाए, तो वही काम 10 दिन कम समय में पूरा हो सकता है। मतलब पहले 40 दिन में होता था तो 10 दिन कम में, मतलब 30 दिन में क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो ये भी टोटल वर्क, ये भी टोटल वर्क, दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो अब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, सिंप्लीफाई करेंगे 0 0 कैंसिल हो गया। ये 4x है, यहां गुणा करेंगे तो क्या हो गया, 3x। यहाँ ऐसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं, 4x, ये क्या हो गया, 3x + 24 हो गया। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिले, x बराबर कितना आ गया, 24। आपसे पूछा जा रहा है कि प्रारंभ में कुल कितने व्यक्ति लगे थे। तो हमने प्रारंभ में कुल कितने व्यक्ति सपोज किया था, x किया था, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 24 की क्या आ गया, बराबर आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, निर्देश क्या दिया है, निम्नलिखित पाई चार्ट कंपनियां एस टी यू वी का बाजार शेयर दर्शाया गया है। इसमें कंपनियां क्या है, एस टी यू वी, ये 4 कंपनियां हैं जिनका बाजार शेयर दर्शाया गया है। इन चारों कंपनियों का कुल बाजार शेयर कितने करोड़ रुपए के बराबर है, 72 करोड़ रुपए के बराबर है। मतलब इस चारों कंपनियों का बाजार शेयर 72 करोड़ रुपए के बराबर है। अब इसमें से पहला क्वेश्चन जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, कंपनियां यू वी के बाजार शेयर में कितने का अंतर है। मतलब कंपनी यू और वी है, इनके बाजार शेयर में कितने का अंतर है, 4 करोड़, 8 करोड़, 6 करोड़, 9 करोड़ ये दिया है। अब जो है
अब यहाँ पे ध्यान देंगे, जैसे कि ये कुल बाजार शेयर कितना है, कुल बाजार शेयर कितना है, 72 करोड़ रुपए के बराबर है। रुपए में किसके बराबर है, 72 करोड़ रुपए के बराबर है। चारों कंपनियों का कुल बाजार शेयर 72 करोड़ रुपए के बराबर है, लेकिन यही डिग्री में किसके बराबर है, अगर इन सभी को जोड़ेंगे तो डिग्री में कितना, 360 डिग्री के बराबर हो गया। मतलब 360 डिग्री की वैल्यू कितने करोड़ रुपए के बराबर है, 72 करोड़ रुपए के बराबर है। तो 1 डिग्री की जो वैल्यू होगी ये क्या होगा, 72/300 क्या आ गया, 60 के बराबर हो गया। आपसे ये पूछा जा रहा है कि यू और वी के बाजार शेयर में कितने का अंतर है। यू कंपनी का बाजार शेयर देख रहे हैं 100 है और वी कंपनी का बाजार शेयर 120 डिग्री है। इन दोनों में कितने का अंतर है, कितने का अंतर है, ये 120 में से 100 घटाएंगे तो 20 डिग्री। दोनों में कितने का अंतर है, 20 डिग्री का अंतर है, 20 डिग्री का अंतर है। अब ये 20 डिग्री अगर ये कह दिया जाता कंपनी यू और वी के बाजार शेयर में कितने डिग्री का अंतर है, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, 20 डिग्री का अंतर है। लेकिन अंतर डिग्री में ना पूछ करके रुपए में पूछा जा रहा है। जैसे ये जो ऑप्शन दिया है करोड़ में दिया गया है, मतलब हमें 20 डिग्री की जो वैल्यू है वो किस में फाइंड करना है, करोड़ में फाइंड करना है। अब कैसे फाइंड करेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे। 1 डिग्री की वैल्यू 20 है तो 20 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 गुणे 72 बटे क्या हो जाएगा, 360 हो गया। ये कैंसिल हो गया और 36 दूना कितना आ गया, 72 हो गया। ये 2 और 2 इसको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 4 करोड़ रुपए हो गया। मतलब यू और वी कंपनी का जो बाजार शेयर है वो कितने का है, अंतर कितने का है, 4 करोड़ के बराबर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अधिकतम बाजार शेयर वाली कंपनी कौन सी है। अधिकतम बाजार शेयर वाली कंपनी देखेंगे तो अधिकतम बाजार शेयर वाली कंपनी यहाँ देख रहे हैं 120 डिग्री है। 120 डिग्री शेयर किस कंपनी का है, यहाँ क्या है, वी कंपनी का है। तो अधिकतम बाजार शेयर वाली कंपनी क्या है, वी है। यही हमारा आंसर हो गया। अगर ये पूछा जाता है कि न्यूनतम बाजार शेयर वाली कंपनी क्या है, तो आंसर हमारा क्या होता, 60 होता। इस तरीके से हम अभी इसमें एक क्वेश्चन छूट गया है, क्योंकि वीडियो काफी लंबा है इसलिए मैं उस एक क्वेश्चन को नहीं डाल पाया हूं। तो नेक्स्ट वीडियो जब हम बनाएंगे, नेक्स्ट जब हम सीरीज को जब हम लाएंगे तो उसमें जो एक क्वेश्चन बचा है उसमें आपको क्वेश्चन डाल देंगे। आप सभी लोगों को जैसे कि इस हमारे वीडियो को, जैसे जो हम प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशन का सीरीज लेकर के आए हैं, आप सभी लोग जिस तरह से पसंद कर रहे हैं, इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को धन्यवाद।